अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एक दफ़ा फिर अलीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यहाँ लाहौर में सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट में मैं मौजूद हूँ। माहिर तालीम, मुल्क की जानी पहचानी शख्सियत रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने हमें यहाँ दावत दी थी और खाने की दावत दी थी और बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना भी खिलाया, आइसक्रीम भी खिलाई, चाय भी पिलाई और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी हुई। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि ये आज हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे, हमारे तालीमी इदारे, हमारी तालीम से मुताल्लिक़ लोग जो सोचते रहते हैं, परेशान हैं तालीम के हवाले से, अपने तालीमी इदारे के हवाले से, तो हम रिज़ाउर रहमान साहब से कुछ गुफ्तगू रखेंगे, कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे ताकि हम सब का, मेरा फ़ायदा हो, मेरे स्कूल को फ़ायदा हो, आपके स्कूलों को फ़ायदा हो और हमारे तालीमी इदारे चलें। क्योंकि मुस्तक़बिल में जो कुछ हम देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखते हैं कि मुस्तक़बिल में जो हालात की तेज़ रफ्तारी है, जिस तरह मुस्तक़बिल में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं फ्यूचर की तरफ, और ज़माना जिस तेज़ी के साथ एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, हर जगह तालीम के नए नए की जहतें और नए नए ज़ाविये तालीम के हवाले से हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको उसके बारे में हम मालूम ही नहीं है। पहले ज़माने में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो 1954 में मुतारिफ़ हुई थी और अभी भी माशाल्लाह वो चल रही है और बहुत अच्छे अंदाज से उसको लेके चला जा रहा है। अब उसके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, सोल आ गया है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, इसके अलावा स्टेम आ गया है, स्टीम आ गया है, फेम आ गया है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, चैट जीपीटी उसके अंदर आया है, पाइथन उसके अंदर आया है, चैट जीपीटी है और उसके अंदर कोडिंग आ गई है और बहुत सारी तब्दीलियाँ इसके अंदर आ रही हैं। इसी तरह डिजिटल लर्निंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सिंगापुर से और फिनलैंड से मुतारिफ़ पाकिस्तान में और दुनिया में मुतारिफ़ हुई हैं और हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उसका फ़ायदा उठाएं और हमें किस तरीके से अपने स्कूल को, अपने तालीमी इदारों को लेके चलना चाहिए। और इस हवाले से हमने बेहतर समझा और खुशनसीबी समझी कि हम रिज़ाउर रहमान साहब से उनकी राय इस हवाले से मालूम करें और उनसे तफसीली तबादला ख़्याल करें। मुझे उम्मीद है आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखेंगे और बहुत फ़ायदा आपको अपने तालीमी इदारे के हवाले से बहुत फ़ायदा आपको होगा। अस्सलाम वालेकुम रिज़ाउर रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, हमें इतना अच्छा खाना खिलाया और हमें फ़िश भी खिलाई और खाना भी खिलाया और आइसक्रीम भी खिलाई और उस पर मुतज़ाद ये कि आपने कश्मीरी चाय पिलाई माशाल्लाह और बहुत मोहब्बत आप करते हैं। और मैं लाहौर जब भी आता हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ वाहिद शख्सियत होती है आपकी कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको फ़ोन किया और आपने कहा मुझे फ़ौरन बताया कब आप मुलाकात कर रहे हैं, तो आपने कहा एक दिन पहले मुझे बता दीजिएगा। तो मैंने आपको फ़ोन किया और आपने माशाल्लाह यहाँ पर बुला कर बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और बहुत अच्छे अंदाज़ से हमें खाना भी खिलाया और बहुत अच्छी बातें आज से सीखी। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएँ और हमारे स्कूल बरादरी को इसका फ़ायदा हो। तो रिज़ाउर रहमान साहब बताइए कि फ़्यूचर एजुकेशन के बारे में आप क्या देखते हैं? ये जो रोट लर्निंग होती है, रोट लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में क्या फ़र्क है? रोट लर्निंग किसे कहते हैं वो तो मालूम ही है अक्सर लोगों को, और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होती है और इन दोनों के माबैन क्या फ़र्क है? कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपके पहले बयान पे थोड़ा कुछ चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। मुझे कराची से शदीद मोहब्बत है और कराची के दोस्तों से भी बहुत मोहब्बत है, आपसे भी बहुत मोहब्बत है और उसकी रीज़न मैं अब आपको पेश करूँ। ये उसकी एक लॉजिकल रीज़न है। मैंने जब ये स्कूलिंग का शोबा इख्तियार किया तो शुरू में ना कुछ बच्चे मेरे पास कराची के स्कूल से ट्रांसफ़र होके आए। जब वो बच्चे मेरे पास कराची के स्कूल से ट्रांसफ़र होके आए तो मैंने उनका IQ लेवल, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड जब मैंने देखा
तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कराची हमसे आगे है, कराची लाहौर से बहुत आगे है। तो मैंने उन बच्चों से बहुत कुछ सीखा। तो दरअसल मैंने कराची से सीखा था, क्योंकि वो बच्चे जो कि कराची के तालीम याफ्ता लोगों की तरफ से लाहौर की तरफ आए, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मुझे अंदाज़ा हुआ कि कराची के जो लोग हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े ज़हीन हैं और कॉन्सेप्ट का बड़ा ख्याल करते हैं, बच्चों की तालीम पे खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। तो मैंने अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने में एक ईंट कराची की तरफ से भी लगाई। अच्छा। और आप दोस्तों की तरफ से मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए, मुझे स्कूल का नाम याद नहीं कि स्कूल से वो आए थे, लेकिन वो 3 बच्चे थे, मुझे ये याद है। और लेकिन उन तीनों बच्चों ने जो जिस तरह गुफ्तगू की आके, जिस तरह उनके मैंने कॉन्सेप्ट देखे, जिस तरह मैंने उनकी लर्निंग देखी, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका है और मुझे भी इसको देखना चाहिए कि अगर मेरे सिस्टम में कहीं कमी है तो मैं इसको इससे इम्प्रूव करूँ। तो मैंने तो तालीम अपनी कराची से लेनी शुरू कर दी इनडायरेक्टली, आपसे पूछे बगैर मैंने आपका जो इल्म है वो हासिल करना शुरू कर दिया। तो कराची से मोहब्बत की मेरी एक वजह ये है कि वहाँ के लोगों को मैं हमेशा समझता रहा हूँ और मैंने महसूस किया है कि वो बड़े बाअदब हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं और उनको तालीम के मैदान में अबूर हासिल है। तो आज लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, बट मैं अगर आज भी देखूँ तो तालीम का जो मेयार कराची का है वो लाहौर अभी मीट करने में काफ़ी वक्त लगाएगा, बहुत वक्त लगेगा। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतने अल्फाज कहे, लेकिन उन अल्फाज के पीछे जो कराची से मोहब्बत है वो मैंने बयान फरमा दी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सर बड़ी मेहरबानी। बहुत अच्छी बात। हम आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि रोट लर्निंग और ये जो कॉन्सेप्शनल लर्निंग है इसका एक तो डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं और दूसरा इसकी रीज़न्स क्या हैं, यानी क्यों हमें आज डिस्कस करना पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पाकिस्तान में हर साल तकरीबन हर क्लास में, अगर आप उसको मॉन्टेसरी ले लें या नर्सरी ले लें या 1 ले लें, 40 लाख बच्चे का एडिशन होता है हमारा हर साल, नई इनटेक आती है और 40 लाख बच्चा या 35 लाख बच्चा हमारा 9th या 10th क्लास को में इस वक्त मौजूद है। तो 10वीं क्लास पे जब बच्चा आता है या उसने स्कूल पास आउट करना होता है तो वो तकरीबन 35 लाख बच्चा स्कूल से मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ले लेता है। तो इतना ही बल्क में नीचे से बच्चे दोबारा ऊपर आ जाते हैं। तो 40 लाख बच्चे की इनटेक हर साल आ रही है। अब ये जो 35 लाख बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा होता है या 40 लाख पढ़ रहा होता है, इसमें से मेजॉरिटी बच्चों को जितनी हमारी ये हुकूमतें हैं इनके करिकुलम के मुताबिक हम ये सब बच्चे रट्टा लगाते हैं, जैसे रोट लर्निंग कहा जाता है, जैसे क्रैमिंग कहा जाता है। क्रैमिंग के ज़रिए उनको पढ़ाया जाता है और क्रैमिंग का मतलब ये है कि आपने बच्चे को मेमोराइज़ कराना है सारा। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लामियात है उसमें ज़रूर आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, आपको पाक स्टडीज़ में मेमोराइज़ करना पड़ेगा कुछ पोर्शन, लेकिन ये है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स जैसे हमारे हैं उसमें साइंस है, उसमें मैथ्स है, ये सारे कॉन्सेप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो जब आप कॉन्सेप्शनल सब्जेक्ट को भी रोट लर्निंग में ले जाएंगे तो मेरा ख्याल है वो बच्चों का बहुत ज़बरदस्त लॉस होगा। और जो अल्लाह ताला ने आपको एक हसीन तरीन नेमत दी हुई है, जिसे कि हम अपना दिमाग कहते हैं, जहन कहते हैं, वो उसका ज़िया होना शुरू हो जाएगा। कि बच्चे ने वो तो इस्तेमाल करना था, अपना दिमाग इस्तेमाल करके तो नई चीज़ें दरियाफ़्त करनी थी फ़िज़िक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी के अंदर और मैथ्स के अंदर। तो वो जो नई चीज़ें दरियाफ़्त करने का रिसर्च का अमल है वो तो गया रुक। अब तो सिर्फ उस बच्चे की दुनिया रह गई वो जो आपने उसको बताई और वो जो छोटी सी जहाँ उसने घूमना है और घूम के वही सवाल का जवाब लिख के पूरे नंबर हासिल करने की कोशिश करनी है। तो इसमें हुकूमत के साथ साथ बहुत सारी अकेडमीज़ हैं जो बच्चों को सिर्फ नंबर लेने के ऊपर ज़ोर देती हैं और उनका तवज्जो होती है कि आप सिर्फ नंबर लें, चाहे रट्टा लगाएं, चाहे कुछ भी करें, आपके नंबर आने चाहिए। इसी तरह इसका एक हिस्सा बच्चों के वालिदैन भी रहे जो हमेशा से ये कहते रहे कि बच्चों के नंबर अच्छे आने चाहिए, बजाय इसके कि बच्चे के पास नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, वो बच्चों के नंबर के ऊपर जोर देते रहे। और वो सिर्फ बच्चों के अभी भी बहुत सारे वालिदैन की साइकोलॉजी ये है कि अगर बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड अच्छा है, उसके A+ ग्रेड है या उसके नंबर बहुत अच्छे हैं, 95% नंबर हैं, तो वो बच्चा बहुत अच्छा है। जबकि अगर हम इसको हकीकी दुनिया में देखें या जो प्रैक्टिकल लाइफ है हम उसमें देखें, तो अगर मैं अपनी क्लास देखूँ तो मैं भी एक एवरेज बच्चा था, 5वीं 6वीं पोजीशन पे ज़रूर आता था, लेकिन मैंने ये देखता हूँ कि आज मैं अपनी क्लास के उन बच्चों को जो बैक बेंचर थे, जो ज़रा कम पढ़ते थे या बहुत तवज्जो से नहीं पढ़ते थे, वो काफ़ी तरक्की करके आगे चले गए। तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे या जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे कहलाते थे वो शायद कहीं प्रोफेसर लग गए या किसी एक जगह पे जाके स्टैगनेंट हो गए। लेकिन वो बच्चे जो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते थे, किसी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, क्रिएटिविटी थी जिनके अंदर, वो उनको मैं अगर अपने दोस्तों को देखूं तो वो अल्लाह ताला ने उनको बड़े अच्छे स्टेबलाइज जगह पे खड़ा भी किया है और वो प्रमोट भी हो रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा ज़ाती राय इसमें ये है कि ये जो एक पूरा सिस्टम जिस तरह डिज़ाइन किया गया है, ये रोट लर्निंग पे और क्रैमिंग पे जो डिज़ाइन किया गया है, इसके ख़िलाफ़ पिछले कोई 5-1 सालों से
कोशिश जारी थी कि एक जहाद किया जाए और गवर्नमेंट को ये बावर कराया जाए कि ये जो रोट लर्निंग है ये बच्चों को फ़ायदा नहीं दे रही बल्कि ये नुकसान कर रही है। तो इस सारे महाज पे मैंने अपनी जो कोशिश की, अलीम कुरैशी साहब खुद इसको बड़ी बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो कुरैशी साहब, मैं और बहुत सारे हमनवा दोस्त और हम सब ने कोशिश की कि गवर्नमेंट के नोटिस में ये चीज़ लाई जाए कि बच्चों को आप क्रैमिंग से निकालें और बच्चों को आप कॉन्सेप्शनल लर्निंग दें ताकि बच्चों के जहन ग्रो करें। और मैं तो बच्चों को बल्कि अपने स्कूल का हमने एक स्लोगन रखा हुआ है, इल्म से जहन ज़रखेज़। तो जहन को ज़रखेज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो। कॉन्सेप्ट ठीक उसी सूरत में होगा जब आप किसी चैप्टर को, किसी चीज़ को जो आपको पढ़ाई जा रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी लेंगे। अंडरस्टैंडिंग पूरी हो गई तो फिर आपको कमांड है, फिर टीचर जहाँ से मर्ज़ी जो मर्ज़ी सवाल पूछ ले आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग का कंप्लीट होना, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपका आंसर देना, यही कॉन्सेप्शनल लर्निंग है। सही, बहुत अच्छे अंदाज से आपने ब्रीफ किया, बहुत अच्छे अंदाज से। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें कुछ 20%, 25% हमें मेमोराइजेशन की तरफ जाना पड़ता है, मेमोराइज़ करना पड़ता है, ऐसे ही हमने हाफजा लगाना पड़ता है थोड़ा सा, बिल्कुल लगाना ऐसा भी होता है। तो ये तो खैर होता है, लेकिन सर मैथ्स में भी हाफजा लगाना पड़ेगा, आपको फार्मूलेज याद करने पड़ते हैं, आपको न्यूटन लॉ याद करना पड़ता है। हाफजा उसमें भी है, हाफजा उसमें भी है, फिजिक्स में भी आएगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ हाफजा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन वो एक पोर्शन है, दैट इज़ 20%, 15%, मैक्सिमम 25%, 75% तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर हम इसके एवज़ मैट्रिक के साथ हम कभी उसको कंपेयर करें, ओ लेवल्स को कंपेयर करें, तो ओ लेवल्स यही है, अंडरस्टैंडिंग उसकी 75% है और 25% उसके अंदर मेमोरी है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप बराए करम इसको जदीद दौर के मुताबिक करें, जैसे फ्यूचर में बच्चों को फ़ायदा हो। अगर आप रोट लर्निंग करवा देंगे, बच्चे को तो कॉन्सेप्ट आता नहीं, उसने तो रट्टा लगा के अपने आप को उस जगह पे, या अपने सर्टिफिकेट हासिल किए हैं या अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, उसके पास तो एक लिमिटेड नॉलेज है, एक ख़ास वो नॉलेज है जिसके ज़रिए वो सिर्फ एक सर्कल में अपनी लाइफ गुजार सकता है, कुछ नया नहीं कर सकता। कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, कोई नई चीज़ ईजाद नहीं कर सकता, कोई डिस्कवरी नहीं कर सकता। वो तो उसी सूरत में करेगा जब वो एप्लीकेशन करेगा। अभी आप एक जिक्र कर रहे थे, कुछ बच्चों ने वो एक ऐप बनाई है जिसमें मौलाना मोदी साहब की तमाम चीज़ें उन्होंने शामिल कर दी हैं। आपका कुरान करीम का तर्जुमा भी जो आपने फरमाया वो भी कर दिया है, बाकी जो आपके सारे अक़वाल हैं वो भी कर दिए हैं। तो ये तो एक क्रिएटिव माइंड का बच्चा करेगा, ये क्रैमिंग माइंड वाला बच्चा नहीं कर सकता। तो क्रिएटिव माइंड का बच्चा वही होगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो अपने आप को हमेशा नेक्स्ट आने वाले ज़माने के लिए तैयार रखेगा। तो हम आज जिस आरा में आ गए हैं, इसमें तो हमें बहुत तेज़ी से अपने आप को तैयार करना है, ट्रेन करना है, बल्कि स्किल करना है। जो आज कोई स्किल ऐसी है जिसकी बड़ी वैल्यू है, 2 साल के बाद वो स्किल की वैल्यू नहीं रहेगी। तो इतनी तेज़ी से जब शिफ्ट आएगा स्किल्स के चेंज होने का, तो उस वक्त फिर आपका एक ऐसा बच्चा कामयाब होगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिसके अंदर लर्निंग हैबिट होगी। यानी लर्निंग जो है ये खुद बाखुद एक स्किल है। लर्निंग जो है ये स्किल है, जिसके अंदर लर्निंग स्किल हो वो दुनिया में कभी नाकाम नहीं हो सकता। तो ये जो जब आप कॉन्सेप्शनल लर्निंग ले लेते हैं तो फिर आप ये समझ जाते हैं कि लर्निंग एक स्किल है। और लर्निंग स्किल जो समझ जाए कि इसको समझना कैसे है चीज़ को, और किसी चीज़ को समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फिर उसके लिए बिज़नेस आसान, फिर उसके लिए जॉब आसान, फिर उसके लिए क्रिएशन आसान, फिर उसके लिए क्रिएटिविटी आसान, फिर उसके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ। तो ये जो अगर कभी बैठ के कोई एनालिसिस करना चाहे, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्कूल ओनर, तो आप एक दफ़ा बैठ के एनालिसिस कर लें कि जिन लोगों ने क्रिएटिविटी की है उनका कॉन्सेप्ट्स क्या थे, और जिन लोगों ने उनके पास जॉब्स की हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्या थे। तो वहाँ से आप बड़ा इजीली डिफ़ाइन कर लेंगे कि क्रिएटिविटी करने वाला जो बंदा है उसके पास कितना नॉलेज और किस तरह की उसकी सोच होती है, और जिस बंदे ने उसके पास जॉब कर रहा होता है या ए से लेके Z तक लिख रहा होता है, यानी क्लैरिकल वर्क कर रहा होता है, उसकी सोच में क्या फ़र्क होता है। तो वो बेसिक फ़र्क तो कॉन्सेप्ट्स का ही होता है। सही। अच्छा, जदीद दौर में जो आपने तो बहुत सारे ममालिक, कनाडा में भी आप रहे, आप ओमान में, कुवैत में, और इसके अलावा भी जो जदीद ममालिक हैं हमारे, जो जहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है और मुस्तक़बिल की 21st सेंचुरी की एजुकेशन नाफिज है, उनके बारे में कुछ बताएं कि उनमें और हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान हमारा कितना उनसे पीछे है, और हमें फ्यूचर में क्या ऐसा करना पड़ेगा कि हम उन तक पहुंच सकें या उस एजुकेशन की तरफ पहुंच सकें, या हमारे स्कूल वालों को
क्या मेहनत करनी पड़ेगी या हमें क्या करना चाहिए कि उन स्कूलों को इस तरफ हम लेके आएँ, क्योंकि ज़माना तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना। फ्यूचर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर तो बिल्कुल करीब ही बढ़ता जा रहा है और हमारी तरफ आता जा रहा है, और हम तब्दील होने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने जो है वो बिल्कुल तब्दील होना चाहते नहीं है। ऐसा लगता है कि हम बस ये कि हम स्कूल चला रहे हैं और हमारे पास फ़ीस आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे जिस तरह भी पढ़ रहे हैं पुराना मेथड चल रहा है उसी को लेके हम चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमें क्या ऐसी टेक्निक्स इख्तियार करनी चाहिए कि हम बग़ैर किसी मेहनत के, ऐसी मेहनत कह रहा हूँ मैं, बग़ैर कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए बग़ैर हम उस तरफ आ सकें? और हम लोग तो कहते हैं ना कि जी बहुत हमें पैसे खर्च करना पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। स्कूल वालों की सोच ये होती है अमूमन। सब स्कूल वाले तो नहीं है, बहुत अच्छे स्कूल हैं, मैं बाज़ स्कूल की बात कर रहा हूँ। जी मैम, तो बताइएगा इस हवाले से। सर इसमें वैसे मेरी ये गुजारिश है, जैसे आपने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो जो मेजॉरिटी स्कूल्स हैं ना जी, वो कोई नया स्टेप नहीं लेना चाहते। वो जो एक सर्कल बना हुआ है उसी के अंदर चलना चाहते हैं कि बच्चों को नर्सरी में बच्चे आए, उनको ABC पढ़ा दी, आगे गए तो उन्होंने सेंटेंस बनाना सीख लिया, फिर वो मैट्रिक का रिज़ल्ट दिया और वो चले गए। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट, ये सर्कल चल रहा है, पूरा एक सर्कल चल रहा है। अगर इस पर गौर करें तो यही क्रैमिंग है। इन स्कूल वालों ने भी रट्टा लगा लिया, इन स्कूल वालों ने भी अपने दिमाग को एक जगह पे जैम कर दिया। तो हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी कॉन्सेप्शनल लर्निंग में आएँ। अगर आप बच्चों को कॉन्सेप्शनल लर्निंग कराना चाहते हैं तो पहले आपको खुद करनी पड़ेगी। पहले आप सीखें कि क्या ये जो आप आज पढ़ा रहे हैं ये 5 साल बच्चों के काम आएगा। ये खुद से सवाल कीजिए और ख़ुद ही जवाब दीजिए, और फिर खुद ही आप इसके कोशिश करें जज बन जाएं और सही फ़ैसला कीजिए, और उसके बाद इसको चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा ही रहेगा और कोई इसी तरह पढ़ाने से बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो फिर बेशक चेंज ना करें, फ़ैसला आप कर लें, आगे आपका मामला है, अल्लाह का मामला है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्शनल लर्निंग खुद करें अपनी, और इस क्रैमिंग से निकलें, जो आपने एक सर्कल बनाया हुआ है, क्रैमिंग से निकलें, और इस क्रैमिंग से निकलने के बाद आप कॉन्सेप्शनल लर्निंग के मुताबिक सोचें कि क्या इस स्टडी का फ़ायदा आने वाले 5 साल, 3 साल या 4 साल या 2 साल के बाद भी होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फौरी चेंज करें, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना आप बच्चों का नुकसान करेंगे, उतना आप इनकी आने वाली नस्लों का नुकसान करेंगे। जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, जैसे मैंने कुछ वक्त कनाडा में गुजारा, वहाँ मैंने ECC के कोर्स में भी मैंने कुछ टाइम गुजारा, तो मैंने तो वहाँ पे यही देखा है कि बच्चों को लेटेस्ट दौर की तालीम दी जाती है। बच्चों को बहुत लिमिटेड नॉलेज दिया जाता है। लिमिटेड नॉलेज से मुराद ये है कि उनके पास 3 सब्जेक्ट हैं स्कूल्स के अंदर। एक उनकी अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फिर साइंस है और मैथ्स है। इसके ऊपर उनको मास्टरी कराई जाती है, और इस सारी मास्टरी का मकसद कॉन्सेप्ट होता है। इस सारी चीज़ों के अंदर ये होता है कि आप अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट दे चुके हैं ना, आप बच्चे के अंदर एक्सप्लोर करने की क्वालिटी खुद ही डेवलप हो जाती है। बच्चे को एक किताब से दूसरी किताब में शिफ्ट, ये जो 3 किताबें हैं खुद ही कर देती हैं। बच्चे की सोच इतनी बुलंद हो जाती है कि वो खुद आगे से आगे सोचना शुरू कर देता है। तो अगर हम भी अपने बच्चों को कॉन्सेप्शनल स्टडी की तरफ ले आएंगे तो वल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरी अपनी एक स्टडी है या मेरा अपना एक रिसर्च है कि बच्चों पे बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। पहली मेहनत यही है कि आप उनको क्रैमिंग छुड़वा दें। ये मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो कॉन्सेप्शनल स्टडी के अंदर मेहनत नहीं है, क्योंकि जब बच्चे को वो हैबिट डेवलप होगी तो वो खुद से पढ़ेगा, और ख़ुद से पढ़ने के बाद वो इस स्टेटस पे पहुंच जाएगा कि ना उसको एकेडमी की ज़रूरत है, ना उसको आफ्टर आवर्स में ट्यूशन की ज़रूरत है, और ना उसको आफ्टर आवर में जो आज का दौर है वो तो आफ्टर आवर में उसको पेरेंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। उसके पास तो ChatGPT मौजूद है, उसके पास तो AI के बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं आज, वो उनसे हेल्प लेके अपने आप को खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लेगा। तो जो कॉन्सेप्शनल स्टडी है वो तो आपको इस स्टेज पे ले जाती है कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मोड में आ जाते हैं। जैसे वो होता है ना, साइलेंट मोड कर देते हैं हम मोबाइल का, तो इसी तरह बच्चा भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मोड में आ जाता है। अब उसका मोड होता है कि मैंने अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करना है, ऑटोमेटिकली मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। क्योंकि एक्चुअली इसमें मैं एक और बात यहाँ पेश खिदमत करूँगा। अच्छा रिज़वानुर रहमान साहब, ये बताइए कि ये जो ट्यूशन का रुझान है हमारे कराची में भी है, यहाँ पर भी है, कि पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल अच्छे से अच्छे स्कूल में या किसी किस्म का भी स्कूल है उसमें पढ़ाने के बाद उसमें बच्चों को फ़ीस भी अदा करते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन उसके बाद ट्यूशन ज़रूर भेजते हैं कि ट्यूशन सेंटर ज़रूर भेजना है। ये रुझान बहुत ज़्यादा कॉलेजेस के अंदर भी है और स्कूलों में भी है। एक प्री प्राइमरी का मॉन्टेसरी का बच्चा है, उसको भी ट्यूशन भेजा जाता है। तो ये बात समझ में नहीं आती, तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं
कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बच्चों को एकेडमी भेजने का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ना एक कहना ये चाहिए कि ये प्लान्ड प्रोजेक्ट है। और ये प्लान प्रोजेक्ट इस तरह से है कि स्कूल्स वाले चूँकि अपना काम अपने स्कूल टाइम में मुकम्मल नहीं करा पाते, या इसको इस तरह भी देखना चाहिए कि जो हमारी हुकूमतें हैं, चाहे सिंध हुकूमत है, पंजाब है, KPK है या बलूचिस्तान है, उन्होंने जो करिकुलम बच्चों को पढ़ाने के लिए डिसाइड किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, वो उनकी बच्चों की कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो उसको जब स्कूल इम्प्लीमेंट करता है तो स्कूल उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। इसकी एक और मिसाल ये ले लीजिए कि जैसे एक बच्चे की इंग्लिश की किताब है, इंग्लिश की किताब में अगर 14 चैप्टर हैं या 18 चैप्टर हैं बच्चों के, या 18 टॉपिक्स हैं, तो बच्चा स्कूल में बामुश्किल 8, 9 या 10 पढ़ पाता है। तो जो बकिया काम है वो स्कूल उनका घर में ट्रांसफॉर्म कर देता है कि पेरेंट्स उसको करवाएँ या अकेडमी वाले उसको करवाएँ, तो वो काम मुकम्मल होगा। ये नहीं कि वो पेरेंट्स को काम जो आखिरी 4 चैप्टर रह गए हैं वो कहा जाता है कि आप करवाएं, नहीं, वो हर चैप्टर में से कुछ काम छोड़ के वालिदैन के ऊपर डाल देते हैं कि वो वालिदैन खुद ही करवाएं या वो अकेडमी के ज़रिए करवाएं। इस तरह ये एक डुअल बिज़नेस शुरू हो जाता है जिसका सरासर नुकसान वालिदैन को भी है, बच्चों को भी है, और मेरा ख्याल है स्कूल को भी है। और इस तीनों नुकसान की जो मेन जड़ है वो तो हुकूमत है। और जो मेन इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो वालिदैन का है कि उन्हें 2-2 दफ़ा फ़ीस देनी पड़ती है। और उससे भी बढ़ के नुकसान ये है कि बच्चे का टाइम बहुत ज़्यादा किल होता है। आप अगर थोड़ा सा गौर करें अपने घर के माहौल पे, जो लोग बच्चे जिनके स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, बच्चे सुबह 7 बजे तैयार होना शुरू होते हैं और 7 बजे रात तक बामुश्किल अपने इन तमाम एक्टिविटीज़ को मुकम्मल कर पाते हैं, जिसमें पहले स्कूल जाना, पहुँचने के बाद स्कूल में 6 घंटे पढ़ना, वहाँ से निकल के वापस घर आना, 1 घंटे में खाना खाना और दोबारा अकेडमी सफ़र करना और अकेडमी से दोबारा वापस आना। ये रात 7 बज जाते हैं। अब 7 बजे के बाद बच्चे के पास कोई रिक्रेशन का टाइम, कोई स्पोर्ट्स का टाइम, किसी फिज़िकल एक्टिविटी का टाइम नहीं बचता। और अगले 1-2 घंटे में उसने खाने के साथ अपने आप को सोना यानी बेड पे भी लेके जाना होता है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है खर्च है वो बच्चे का अपना होता है और बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरी ज़ाती राय ये है और गुजारिश भी है लोगों से कि ये एकेडमी कल्चर को नेगेट किया जाए। स्कूल्स भी इसके लिए कोशिश करें, वालिदैन भी कोशिश करें, और सबसे बढ़ के ये कि गवर्नमेंट को ये कन्विंस किया जाए कि गवर्नमेंट अपने सिलेबस को जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया है वो कम करें। मैंने चंद दिन पहले भी एक TV चैनल पे बताया कि 1 क्लास के बच्चे को अमूमी तौर पे 500 से 700 सफ़हात का सिलेबस दिया जाता है कि 1 क्लास का बच्चा ये सारा पढ़ेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, इसको रट्टा लगाएगा और उसकी इमला भी याद करेगा, क्योंकि 1 में इमला बच्चे को करवाई जाती है, डिक्टेशन करवाई जाती है, उसके स्पेलिंग भी याद करेगा और इसकी इमला भी याद करेगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है 1 क्लास के बच्चे के लिए। जबकि मेरी ज़ाती राय में ये है कि ये सारा का सारा सिलेबस 200 सफ़हात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये मैं 200 सफ़हात अपनी ज़ाती राय को बाहर के ममालिक की जो एक क्वालिटी है या उनका जो एक स्टैंडर्ड है उसको देखते हुए मैं आपके पेशे खिदमत कर रहा हूँ, और वही चीज़ हमारे यहाँ पे 700 सफ़हात पे मबनी है। तो गुजारिश ये है कि हम कोई यहाँ पे या तो हो कि हमने पिछले 50 सालों में कोई 100 आइंस्टाइन पैदा कर दिए हों, 100 हमने कोई और इस तरह के बड़े साइंसदान पैदा कर दिए हों, फिर तो हम कहें कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं वो बाहर के ममालिक की निस्बत वो बहुत बेहतर है, फिर तो ये क्लेम बनता है। लेकिन अगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो फिर हमें लगता है कि जो बाहर के ममालिक हैं उनका करिकुलम, उनका सिलेबस, उनका पढ़ाने का तरीका वो हमसे बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड और बेहतर है। आप ये देखिए कि मुसलमान साइंसदानों के नाम आज से 500, 700, 800 साल पहले आपको लंबी लाइन में मिलते हैं, और उसके बाद अब अगर हम देखें तो हमें मुश्किल कोई साइंसदान मिलता है पाकिस्तान में, या हमारे किसी कोई रिसर्च बेस बंदा ही कोई मिल जाए अगर हमें आसपास, तो वो भी बड़ी गनीमत की बात है। तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे कोई डिस्कवरी है, जहाँ कोई इनोवेशन है, जहाँ कोई ऐसा काम है जो आज के दौर हाजिर के मुताबिक है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल है, चाहे वो किसी भी तरह का है, तो हमें ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो फॉल्ट हैं वो गवर्नमेंट के सामने लेके आने चाहिए, और गवर्नमेंट को ये बावर कराना चाहिए कि आप जो इतना बड़ा बजट, अरबों रुपए का बजट आप हर सूबे के ऊपर खर्च करते हैं, उसकी आउटपुट में क्या निकलता है, और क्या हमारे बच्चे इस काबिल हो पा रहे हैं कि वो कल को दुनिया के बच्चों का मुकाबला कर सकें। आज सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज का नाम है, और इस ग्लोबल विलेज में तमाम बच्चे आपस में कम्पीट करेंगे, और उसके कंपटीशन का मुज़ाहरा आप आज देख रहे हैं कि हमारा जो बच्चा यहाँ पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका को अगर कोई चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, या एक्सपोर्ट करने से मुराद है वो अपना जो क्रिएटिव वर्क है वही उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है,
कोई भी और ऐसी चीज़ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया का बच्चा भी कर रहा है, बांग्लादेश का भी कर रहा है, श्रीलंका का भी कर रहा है, ईरान का भी कर रहा है, हमारे साथ जितने ममालिक हैं वो सब कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे बच्चों की क्वालिटी हमारे हमसाया ममालिक से कंपेयर की जा सकती है? तो आप जब अपने बच्चों के काम के बारे में जानेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे बच्चे हमारे हमसाया ममालिक के बच्चों से बहुत कम क्वालिटी का काम करते हैं। अगर चंद मिसालों को छोड़ दिया जाए तो जो मेजॉरिटी बच्चे हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग है वो काबिल कबूल भी नहीं है, सताइश तो दूर की बात है, काबिल कबूल भी नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि ये ट्यूशन कल्चर जो है ये पैदावार है गवर्नमेंट के उस करिकुलम और उस सिलेबस की जो बच्चों पे एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया गया है, और उसके बाद ये स्कूल वालों की शायद स्मार्ट वर्किंग ना करवाने की वजह से भी है। क्योंकि देखें 1 क्लास से या अगर प्रेपरेटरी क्लास से देखा जाए, प्रेप क्लास इसको कहा जाता है, प्रेप से क्लास 8 तक तो बच्चा हर स्कूल अपनी मर्ज़ी से ड्राइव कर सकता है, उसका सिलेबस में कमी बेशी कभी भी वो कर सकता है, और अगर वो कर ले और बच्चे को उसके ज़हनी मेयार के मुताबिक पढ़ाए तो वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बोझ है एकेडमी का ये बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और अगर कहीं बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी तो आज AI टीचर हर घर में मौजूद है। आप अपने बच्चों को AI टीचर की हेल्प लेना सिखाएं, उसमें चैट GPT है, परप्लेक्सिटी है, गूगल जेमिनी फ्री चंद दिन पहले लॉन्च हुआ है, और बहुत सारे ऐसे और टूल्स मौजूद हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई आपसे चार्ज भी नहीं करते और आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं। इस रहनुमाई का भरपूर फ़ायदा उठाएं, बजाय इसके कि आप अकेडमीज़ को पैसे दें या अपने पैसे का इस तरह ज़िया करें। ये दोनों सूरत हाल में आपकी मेहनत का पैसा है, तो इसको सेव कीजिए। गवर्नमेंट को बावर करवाएं कि आप अपने ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएं, आज के बच्चे के मुताबिक हमें नया करिकुलम और नया सिलेबस बना के दें। और अगर आप कुछ भी गवर्नमेंट समझती है ना, कि मैं गवर्नमेंट को अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ फिर आप ऐसा मेहरबानी कीजिए कि हमारे बच्चों को वो पढ़ा दीजिए जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या आपके बच्चे ये गवर्नमेंट स्कूल का ये 800 सफ़ात का सिलेबस पढ़ रहे हैं जो 1 क्लास में जा रहा है? किसी भी सेक्रेटरी का बच्चा, किसी भी ऑफिसर का बच्चा, 17 ग्रेड के ऑफिसर का बच्चा, 18 ग्रेड के ऑफिसर का बच्चा वो ये नहीं पढ़ रहा। वो अपने बच्चों के जहन पे इस तरह का फजूल बोझ नहीं डालना चाहते, वो अपने बच्चों को इंसान बनाना चाहते हैं, उसको खुला माहौल देना चाहते हैं, उसको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, उसको फ्यूचर का मुकाबला करना सिखाना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते कि उनके बच्चा 800 सफ़ात के ऊपर कैद हो जाए और इसी का कैदी बन के सिर्फ इसी को रट्टा लगाता रहे और उसकी प्रोग्रेस देता रहे। उन्हें बस मेरी गुजारिश है, जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वही हमारे बच्चों को पढ़ा दें, वही इस मुल्क के बाकी बच्चों को पढ़ा दें, हम आपके बड़े मशहूर होंगे। शुक्रिया। अच्छा, सिलेबस के हवाले से जैसे अभी आपने बात की, जैसे सिलेबस के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि रिड्यूस कम होना चाहिए स्कूल वालों को, और जैसे दुनिया के अंदर राइज है ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। यहाँ पंजाब के अंदर अभी पिछले दिनों जो सिलेबस के हवाले से उसको रिड्यूस करने के हवाले से जो चीज़ें सामने आई उसकी वजाहत मैं चाह रहा हूँ। उस पर माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा काम किया, उसके हवाले से ज़रा से बताइएगा क्या मसला था यहाँ पर, कि जो हम भी देख रहे थे वहाँ पर सिंध में बैठ के कि पंजाब के अंदर जो सिलेबस को रिड्यूस करने की जो बात हुई है वो क्या है, उसकी तफसील जानना चाहेंगे लोग। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें ये गुजारिश है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है इन्होंने इस साल अपनी 9th क्लास की और फर्स्ट ईयर की बुक्स रिवाइज़ की हैं, और 9th क्लास की जो बुक्स पहले थी अगर हम उससे इन नई बुक्स का कंपैरिजन करें तो तकरीबन 50% सिलेबस को बढ़ा दिया गया था। तो मुझे ये जब सिलेबस लॉन्च किया गया या जब मार्केट में ये आया, गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया, तो मेरा ख़्याल है अप्रैल का महीना था और मैं अभी पाकिस्तान वापस ही आया था। तो मैंने जब थोड़ा अपने बच्चों के साथ अटैच रहता हूँ, अपने टीचर्स के साथ, तो मुझे मेरे इल्म में जब आया तो मैंने फ़ौरी तौर पे फिर गवर्नमेंट से गुजारिश की एक टीवी चैनल के प्रोग्राम के अंदर कि बराए करम आप इस पर गौर कीजिए और बच्चों को उनके लिए जो आने वाले दौर में मुफीद सिलेबस है वही पढ़ाया जाए। देखिए, पहले कंप्यूटर के 5 चैप्टर होते थे, उसको बढ़ा के 13 चैप्टर कर दिया गया। केमिस्ट्री के पहले 7 चैप्टर थे, वो 14 कर दिए गए। फ़िज़िक्स के पहले 7 थे, वो शायद 8 या 9 कर दिए गए। इसी तरह मैथ्स का सिलेबस भी बढ़ा दिया गया। तो ये जो सारा एक्सटेंडेड सिलेबस था, ये 9th क्लास के बच्चे के लिए सारा पढ़ना और आप इस बोर्ड के पैटर्न पे पढ़ना इंतहाई मुश्किल था। और बोर्ड का पैटर्न है क्रैमिंग, रट्टा। अब रट्टा लगाएं, आप पूरे नंबर लें। ये क्या शानदार किस्म का मेयार उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है कि आपने सुना होगा, दुनिया में हर कहीं नहीं सुना जाता है कि 555 में से 555 नंबर आए हों। तो ये माशाल्लाह हमारे पंजाब में तो ये कमाल कर दिया कि यहाँ पे एक बच्चा नहीं जिसके 550 या 555 में से 555 100% नंबर आए। यहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे थे।
हज़ारों की तादाद में। इवन के उर्दू में भी वो माशाल्लाह पूरे नंबर ले गए, वो इंग्लिश में भी पूरे नंबर ले गए, मैथ्स में साइंस में पूरे नंबर आने की लॉजिक समझ आती हैं कि बच्चे ने टू द पॉइंट लिखा और वो सारी चीज़ें मुकम्मल की। लेकिन वो उर्दू का जो असेसमेंट को मार्किंग का निज़ाम है उसके बावजूद भी वो अपने पूरे नंबर कामयाब हुए। बच्चे बहुत ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इस बात को बिल्कुल मानते हैं। लेकिन इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए कि हम बच्चों को किसी भी सूरत में क्रैमिंग नहीं करवाना चाहते। हम नहीं चाहते, कोई भी स्कूल का टीचर नहीं चाहेगा, कोई भी स्कूल का ओनर नहीं चाहेगा कि हम क्रैमिंग कराएं। ये एक मजबूरी जो बन गई है हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से, उस पॉलिसीज़ के ऊपर अमल करते हुए हमारे पंजाब के कितने जो स्कूल्स हैं उन्होंने पोजीशन स्कोर की और अपने बच्चों के पूरे नंबर स्कोर किए, और उन बच्चों ने भी बड़ी मेहनत की और पूरे नंबर स्कोर किए। उन्होंने, उन बच्चों की कोई गलती नहीं इसके अंदर। यानी मेरा आज की ये सारी बात करने का मकसद ये नहीं है कि उन बच्चों को पॉइंट आउट किया जाए कि उन बच्चों ने मेहनत की और उन नंबर ज़्यादा लिए तो ये गलत है। नहीं, उन बच्चों को जिस तरीके से ये नंबर दिलवाए गए वो तरीक़ाकार गलत है। हमें उन बच्चों को कॉन्सेप्शनल स्टडी देनी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग देनी थी, क्रिटिकल थिंकिंग देनी थी, क्रिएटिविटी देनी थी, और फिर हमने उनको जज करना था। और क्या उस जजमेंट के बाद हमने ये फ़ैसला करना था कि ये किस स्टेज पे ये बच्चा खड़ा हुआ है और आने वाले दौर में इसके लिए किस तरह आसानियाँ पैदा होंगी। तो सिर्फ मेरा पंजाब गवर्नमेंट के साथ या पंजाब की हुकूमत का जो तलीमी निज़ाम या तलीमी इदारा है उनके साथ ये इख्तलाफ रहा कि आप जिस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ये आउटडेटेड हो चुका है। आप हमें दौरे हाजिर के मुताबिक हमारे बच्चों को पढ़ाएं, दौरे हाजिर के मुताबिक सिलेबस तैयार कीजिए और दौरे हाजिर के मुताबिक असेसमेंट सिस्टम तैयार कीजिए। क्योंकि देखें, अगर आपने बच्चे को कॉन्सेप्शनल स्टडी दे दी और उसके बाद दोबारा असेसमेंट का सिस्टम दोबारा आपने क्रैमिंग वाला रख दिया जिसमें आपको टू द पॉइंट आंसर चाहिए और वो बुक में एक पैरा से दूसरे पैरे का आंसर पूरा होगा तो आपका एग्जामिनर नंबर देगा, तो ये फिर दोबारा सिस्टम की खामी साबित होगा। तो आप अपने नए सिस्टम को दोबारा रिवाइज़ करें, इसको अपडेटेड करें। और इस वक्त हुकूमत के अंदर बहुत से ऐसे अच्छे टीचर मौजूद हैं। जो हमारी टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं वो एक अच्छे टीचर हैं, मारूफ टीचर हैं, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये टास्क उनको दिया जाए तो वो बहुत बेहतर अंदाज में इसको अंजाम दे सकते हैं। वो बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ों की उनको पूरा अबूर हासिल है। तो ये वो सारी प्रॉब्लम थी जिसको यहाँ बताया गया। और ये मार्च चूँकि अप्रैल से शुरू किया ये बताना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके इसका नतीजा निकला 6 माह के बाद। और वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए इसमें हैरत की बात यह है कि जब बच्चों ने आधा सिलेबस भाग दौड़ में पढ़ लिया, मुकम्मल कर लिया, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ये बात मान गई कि हम अपना सिलेबस कम कर देते हैं। और बात मानने के फ़ौरी बाद बड़ा अजीब लगा कि वज़ीर तालीम साहब ने कहा जी हमने जो सिलेबस कम किया है वो प्राइवेट स्कूल्स की मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से कम किया है। नहीं सर, वो हमारी प्राइवेट स्कूल्स की या हमारे जैसे टीचरों की कोई मजबूरी नहीं थी। हम उससे भी ज़्यादा पढ़ाने के काबिल हैं, पढ़ा देते। रट्टा लगाना बड़ा आसान होता है, बच्चों को टास्क देना होता है कि ये सारा याद करके आ जाएं। हम सिर्फ ये चाहते थे कि बच्चों को वो नॉलेज मिले, वो इन्फॉर्मेशन मिले, वो डिटेल मिले, वो इल्म मिले जो उनके कारआमद आ सके। तो इसलिए हमने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी। इसका फ़ायदा सिर्फ प्राइवेट स्कूल को नहीं है, इसका फ़ायदा उन सब बच्चों को है जो 9th में इस वक्त पढ़ रहे हैं। तमाम स्कूलों को है, तमाम वालिदैन को है और तमाम कम्युनिटी को है, बल्कि इस पूरे मुल्क को है। ये पाकिस्तान का फ़ायदा है, ये पूरे मुल्क का फ़ायदा है। फ़र्ज़ कीजिए कि इन बच्चों में से कुछ बच्चे फ़ेल हो जाते। जितना मुश्किल सिलेबस था, मेरा अंदाज़ा था कि शायद 70% बच्चे फ़ेल हो जाएं। उसकी आसान मैं आपको अंदाज़े की एक मिसाल दे देता हूँ। जो इस साल 9वीं जमात का रिज़ल्ट आया है वो 45% आया है और वो उस सिलेबस पे आया है जो पिछले साल का सिलेबस था। तो ये जो आपने उससे डबल मुश्किल सिलेबस कर दी है और वो सारा रोड लर्निंग पे मबनी है, ये कैसे मुमकिन है कि आप 45 से ऊपर चले जाएं? आप 45 से नीचे ही जाना था आपने, और वो 30% था, 32 था, 35 था, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता था। तो मेरी गुजारिश रही है जो अदारा है जो सिलेबस को डिज़ाइन करता है उसको भी, कि हम आपके नाक़िद नहीं हैं, हम आपके मुखलिस हैं। और मुखलिस दोस्त ही आपको निशानदेही करता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। और उसका मकसद ये नहीं होता कि वो कहीं अपनी बड़ाई कर ले या अपना फ़ायदा उठा ले। उसका मकसद ये होता है कि मेरे दोस्त के अंदर, मेरे अदारे के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर, मेरे इलाके के अंदर, मेरे शहर के अंदर वो खामी ना आए, मेरे बच्चों के अंदर वो खामी ना आए। मेरा मकसद सिर्फ ये था। बहुत सारे लोगों ने बाद में इसको टेकअप किया, काजी नईम अंजुम साहब, जावेद साहब और फिर कासिम अली शाह साहब को भी मैंने गुजारिश की कि ये प्रॉब्लम है, उन्होंने भी इसको टेकअप किया और बहुत सारे दोस्तों ने इसको टेकअप किया। उन सब का भी शुक्रिया, क्योंकि आज ये 9वीं का मसला गवर्नमेंट के ताउन से हम हल कर चुके हैं और बच्चों के लिए आसानी पैदा हो चुकी है और बच्चे अब स्मार्ट सिलेबस पे काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो आगे भी गवर्नमेंट इसको बेहतर करने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया।
जज़ाकल्लाह रिज़ाउर रहमान साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी अहम गुफ्तगू हमने इस पॉडकास्ट में फ़ायदा उठाते हुए अपनी मुलाकात का हमने रिज़ाउर रहमान साहब से आज जाना। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें मुझ जैसे नाचीज़ तालीम से मुताल्लिक़ शख्स को सीखने को मिली और मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया आज रिज़ाउर रहमान साहब से। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज की मुलाकात न सिर्फ मेरे लिए बल्कि